नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे कि अनुसूचित जनजाति है वो उससे क्या आशय है। जनजातीय समाज की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है, उनकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनजातियां अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक शैली के कारण शुरू से ही भारतीय समाज में अध्ययन का केंद्र रही है। जनगणना 2001 के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या में 8.2% जो भाग है जनसंख्या का, वो ट्राइबल क्लास या जनजातीय वर्ग से आता है। अंग्रेजी का शब्द ट्राइब लैटिन भाषा के शब्द ट्राइबस से बना है। मूलतः इसका अर्थ रोमन लोगों का विभाजन ट्राई या 3 भागों में करने से था। बाद में इसका प्रयोग निर्धन या जन जन के लिए किया जाने लगा। प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास तथा धार्मिक कृत्य जनजातीय समाज को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। बेसिकली जो ट्राइबल शब्द का आज के संदर्भ में अर्थ है वो है वनवासी, आदिवासी या आदिम जातियों से है, जो किसी प्रदेश विशेष में बहुत पुराने समय से रहती आई है, जिन्हें मूलवासी भी कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है मूलवासी, जो पिछले कुछ सालों में प्रचलन में आई है। इस चैप्टर में हम जनजाति की क्या अवधारणा है, जनजातीय समाज के वर्गीकरण, विशेषताएं, उनका जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्वरूप है संगठनों का, उस सब को हम पढ़ेंगे। जहाँ तक जनजातियों की परिभाषा की बात है तो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है जो समान बोली बोलते हों, एक ही भूखंड पर अधिकार करने का दावा करते हों अथवा दखल रखते हों तथा जो साधारणतया अंतर्विवाही न हों, यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे रह रहे हों। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो कि एक मुख्य की सत्ता स्वीकारते हों तथा साधारणतया अपना एक समान पूर्वज मानते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा स्पष्ट परिभाषा है। लूसी मेयर के अनुसार जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है। रोल्फ लिंटन ने बताया कि जनजाति अपने सरलतम स्वरूप में दलों का एक समुदाय है जो कि समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनमें एकता की भावना होती है, जो अनेक समानताओं, समाज, अभिरुचि व मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण उदित होती है। तो वैसे देखें तो अलग अलग विद्वानों ने थोड़ा थोड़ा अपने अपने तरीके से, अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से जनजातियों को परिभाषित किया है। कोई एक मानक परिभाषा नहीं है। नदीम हसनैन लिखते हैं कि जनजाति की अवधारणा के क्षेत्रीय गुणार्थ को दृष्टि में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी स्तर से हट जाना अधिक अच्छा होगा तथा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही मानकीकरण प्रस्तुत करने की ओर ध्यान केंद्रित करना ठीक होगा। तो अनुसूचित जनजाति जनजातीय समाज की विशुद्ध भौगोलिक पृथकता, विशिष्ट सांस्कृतिक शैली एवं जीवन शैली इसे अन्य समाजों से अलग करती है। यानी इनकी अपनी एक भौगोलिक पृथकता है, जंगल में या पर्टिकुलर एक एरिया में रहते हैं, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में। इनकी अपनी एक स्पेसिफिक कल्चरल जो है वो स्टाइल है और अपनी एक अलग विशिष्ट लाइफ स्टाइल है। तो इस कारण ये अन्य जो समाज है, शेष समाज से अलग करती है अनुसूचित जाति को। इनकी जो ये भौगोलिक पृथकता, विशिष्ट जो सांस्कृतिक शैली है, उसकी जो विशेषताएं हैं वे। अनुसूचित जनजाति का संबोध जनजातियों की संवैधानिक स्वरूप का प्रतीक है। संविधान में इस विशिष्ट सामाजिक समूह को अनुसूचित जनजाति की संज्ञा दी गई है। एक समाजशास्त्री में अपने राजस्थान के सिंह गोस्वामी वे लिखते हैं कि अनुसूचित का अर्थ न तो पिछड़ा हुआ है और न ही उन्नत, बल्कि सरकार ने 1935 में जनजातियों की एक ऐसी सूची बनाई थी जिनके विकास की सरकार को चिंता थी तथा जिन्हें विभिन्न आयामों से विकसित करना था। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जिन जनजाति समूहों को सम्मिलित किया गया, इस सूची में उन्हें अनुसूचित जनजाति की संज्ञा दी गई है। संविधान के अंतर्गत इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। जनजाति समाज की विशेषताएं, जहाँ तक इनकी विशेषताओं की बात है, भारतीय समाज अपने आप में एक बहुसंस्कृति एवं बहुआयामी समाज है। इस विविधता को देखते हुए इसे मानव समूहों का अजायब घर कहना अनुचित नहीं होगा।
प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्टता ही उसे अन्य समूहों से भिन्न करती है। जनजातीय समाज की बहुलता, विविधता एवं परिभाषाओं के आधार पर सिंधी व गोस्वामी ने निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। नाम परिचय। प्रत्येक जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है जिसके आधार पर उस सामाजिक समूह को जाना जाता है। भौगोलिक पृथकता। प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित भौगोलिक निवास होता है जिसके आधार पर उसकी स्थानीयता की पहचान होती है। स्पष्ट है कि थारू जनजाति या अन्य जनजातीय समूहों की उपस्थिति देश के कुछ हिस्से में पाई जाती है, न कि संपूर्ण भौगोलिक परिवेश में। यानी ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जनजातियां हैं वो रहती हैं। आर्थिक व राजनीतिक स्वायत्तता। जनजाति की आर्थिक व राजनीतिक स्वायत्तता होती है, अर्थात वह राजनीति व आर्थिक मामलों के लिए अन्य समूहों पर निर्भर नहीं रहती है। प्रत्येक जनजाति की परंपरागत पंचायत परिषद होती है जो उस समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं का नियमन व नियंत्रण करती है। तो इस रूप में ये अपने आप में ऑटोनोमस होती है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और राजनीतिक रूप से स्वायत्त। बंद समाज। जनजातीय समाज बहुल समाज से सदैव पृथकता बनाए रखती है, अर्थात किसी भी बाहरी व्यक्ति का अपनी सामाजिक व्यवस्था में दखल व सदस्य के रूप में प्रवेश को अस्वीकार करते हैं। सामाजिक समानता। जनजाति की सामाजिक संरचना में एक बड़ी सीमा तक स्त्रीकरण नहीं पाया जाता है, यानी इसमें जो सामाजिक उच्चता और निम्नता का विभेद है जो सामान्य समाज में हमें देखने को मिलता है वो जनजातीय समाज में नहीं पाया जाता है। सामाजिक समानता ही एक जनजाति के सदस्यों के आपसी संबंध को अत्यधिक दृढ़ता प्रदान करती है। हालांकि स्त्रीकरण का प्रारूप आयु, लिंग जैसे कारकों के रूप में देखने को मिलता है। ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के। जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें उस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं पाया जाता है जो कि आधुनिक समाजों में पाया जाता है, क्योंकि सामाजिक जो समानता है वो जनजातीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है। उत्पादन के साधन पर समान अधिकार। समान स्वामित्व की भावना तथा उत्पादन के साधनों का समान उपयोग संबंधों की व्यावहारिकता को अधिक मजबूती प्रदान करता है। न कोई मालिक होता है और न ही कोई श्रमिक। उत्पादन के साधन है उन पर समान अधिकार होता है, क्योंकि समानता है वो जनजातीय समाज, चाहे वो आर्थिक समानता की बात करें या सामाजिक समानता की बात करें, वो जनजातीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है। नातेदारी का प्राबल्य। जनजातीय समाज मुख्यतः बंधुत्व पर आधारित होता है। नातेदारी में परस्परता व एक रूपता होती है, न कि संस्तरण व बहुरूपता। शक्ति उपयोग। जनजातीय समाज संरचना में शासन जनसाधारण से पृथक उनके ऊपर शासकीय संस्था के रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए इन समाजों में व्यक्ति व समूह अपनी सुरक्षा के लिए बल प्रयोग कर लेते हैं। वैशिष्ट संस्कृति व लिपि विहीनता। विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान ही एक जनजाति समूह को दूसरे जनजाति समूह से अलग रखती है। जनजाति के लोग सामान्यतः निरक्षर व लिपि विहीन होते हैं व परंपरागत ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। धर्म व जादू। प्रत्येक जनजाति में उसका अलग धर्म व जादू और धार्मिक परंपराएं होती हैं, उसे उस जनजाति के लोगों तक ही वो सीमित होती है। वे प्राय गोपनीय होती है व सदस्यों को संगठित करने के काम में आती है। जनजातीय समाज प्राय स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तनशीलता प्राय नहीं होती, इसीलिए इन्हें अहिस्टोरिक भी कहा जाता है। अतः इनकी संस्कृति को जानने का अर्थ है आदि मानव की मूल संस्कृति को जानना, क्योंकि इनकी संस्कृति में परिवर्तन प्राय नहीं होते हैं। जनजाति समाज की उपरोक्त विशेषताएं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की प्रक्रिया में है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक जनजातीय समाज के रूप में परिलक्षित करना कठिन है। इसीलिए आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, मजूमदार व देसाई ने लिखा है कि विशुद्ध मानव शास्त्रीय अर्थ में कोई समूह अब जनजाति के रूप में नहीं है, बल्कि
संक्रांतिकालीन जनजाति है, यानी एक ट्रांजिशनल फेज में है अभी जो जनजातीय समूह है, क्योंकि परिवर्तन की जो तेज गति है, तेज धारा है, उसने जनजातीय समाज को भी प्रभावित किया है। भारत में जहाँ तक जनजातियों के वर्गीकरण की बात है और इनके जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक स्वरूप की बात है, उन सब की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।